हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का आज एक बेहतरीन नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम तुमको प्रतिरोधों का संयोजन मतलब जो यानी प्रतिरोध होते हैं तो उनके प्रतिरोधों का जो यानी संयोजन है जो वो यानी दो प्रकार से किया जाता है। एक हो गया श्रेणी क्रम संयोजन और एक होता है समांतर क्रम संयोजन। ये दोनों ही वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ये तुम्हारे पेपर में 99% यानी पूछे जाएंगे और ये बहुत ज़्यादा भी आते हैं। और इनको देखना, हम तुम्हें इन्हें बहुत आसान भाषा में बताएंगे, तुम्हें एक एक शब्द आएगा समझ में। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये है। आज हम तुमको बताएंगे श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में। ये श्रेणी क्रम जो होता है संयोजन क्या होता है। ठीक है, देखिए पहले हमारी एक बात यहाँ देखिएगा। जे हमने एक बनाया क्या या प्रतिरोध, ये होता है प्रतिरोध का चिन्ह। पहली बात, इसे तुमको बहुत जानना आवश्यक है कि पहले ये देखिएगा कि प्रतिरोध होते क्या है। तो जो प्रतिरोध जो होते हैं वो यूरेका या मैग्नीन धातु के मतलब बने हुए एक विशेष प्रकार के तार होते हैं। ठीक है ना, दो ही धातुओं में बने होते हैं, एक होता है यूरेका, एक होता है मैग्नीन। इनके बने हुए होते हैं प्रतिरोध। तो इसमें क्या होता है कि देखिएगा, ये जो हमने बनाया है प्रतिरोध, तो इसमें ये देखने की बात है कि इसके प्रतिरोध को कहेंगे पहला सिरा। ये हो गया प्रतिरोध का कौन सा सिरा? पहला सिरा। और ये हो गया प्रतिरोध का कौन सा सिरा? दूसरा सिरा। तो हमने क्या किया कि इस प्रतिरोध के दूसरे सिरे से, ठीक है जी है, देखिए यहाँ ए और बी, एक यहाँ पे हमने लिए हैं कितने प्रतिरोध? 3 प्रतिरोध। एक हो गया ए बी नाम का, एक हो गया बी सी नाम का, एक हो गया कौन सा? सी डी नाम का। तो ये हमने 3 प्रतिरोध यहाँ से लिए हैं। तो इसमें क्या है कि इसमें क्या किया गया है कि प्रत्येक प्रतिरोध के दूसरे सिरे को, ठीक है ध्यान देना, कि प्रत्येक प्रतिरोध के दूसरे सिरे को अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया है। ठीक है ना, देखो फिर से देखना, हमने बताया था कि ये जो प्रतिरोध होता है ये इसका होता पहला सिरा, ये होता है इसका दूसरा सिरा। तो हमने यहां पे क्या किया है कि प्रत्येक प्रतिरोध के, यहां पे 3 प्रतिरोध है, तो प्रत्येक प्रतिरोध के दूसरे सिरे को अगले प्रतिरोध के कौन से? पहले सिरे से जोड़ दिया गया है। देखना यहां से, ये होगा एक, जैसे माना कि ये होगा ए और ये हो गया हमारा बी। तो इनके से लेकर कि अगर एक हमने और चार दूसरा जोड़ना तो ये जोड़ गया। तो ये प्रतिरोध का जो सी नाम बीसी नाम का है, तो इसके हमने क्या किया है कि पहले सिरे से जो जे है ए बी नाम का, तो इसके यानी दूसरे सिरे से जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य हमारा क्या हुआ यहां से कि यहां क्या है कि हमने 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में इस प्रकार जोड़ा है कि प्रत्येक प्रतिरोध के दूसरे सिरे को अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया गया है। ठीक, अब यहां देखना कि पहले प्रतिरोध के पहले सिरे को, यहां ध्यान देना कि पहले प्रतिरोध के पहले सिरे को अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे को एक कहां से जोड़ देते हैं? बैटरी से जोड़ देते हैं। एक हम कहां से जोड़ देते हैं? यहां से, ये तुम्हारी बैटरी है, ये तुम्हारी यहां क्या है? ये तुम्हारी यहां से बैटरी है। ठीक है, तो हमने यहां से बैटरी से जोड़ दिया, यहां से बैटरी है, ये तुम्हारी कुंजी है। ठीक है, इस बात में ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा अब देखना, ये बात हमने लिखी यहां से कि माना 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में इस प्रकार जुड़े हैं कि प्रत्येक प्रतिरोध के दूसरे सिरे को, ठीक है ना, अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया गया है। ठीक है, फिर इसके बाद हमने बताया क्या कि पहले प्रतिरोध के पहले सिरे को अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे को एक बैटरी से जोड़ देते हैं। ठीक, ये बात
इसकी रही थ्योरी। अब देखना आगे समझना, इसमें हमने क्या किया कि माना तीन प्रतिरोध है में R1 R2 और R3, ठीक है, और इनके सिरों के बीच का जो है विभवांतर है वो V1 है, V2 है और कौन सा है, V3 है। और इनमें क्या है कि इसमें जो धारा बह रही है वो कौन सी बह रही है, I धारा बह रही है। इनमें क्या है, इनमें जो है धारा बह रही कौन सी बह रही है, इसमें समान धारा I बह रही है। अब देखना आगे, अब हम यहां लिखेंगे ओम के नियम से। अब पहली बात यह है कि ओम का नियम होता क्या है, ओम के नियम के बारे में जानिएगा। देखिएगा, जो ओम का जो नियम है, ओम के नियम में क्या है कि बताया गया था, ओम का नियम होता है V/I बराबर क्या होता है, नियत। इस बात में ध्यान रखना, ये होता है क्या बताया था कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, ठीक ध्यान देना, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ताप व दाब में कोई परिवर्तन न किया जाए तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत रहता है। ये ओम का नियम है। सर साइमन ओम थे जो वैज्ञानिक, उन्होंने इसके बारे में बताया था कि यदि किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात जो होता है वो कैसा रहता है, नियत रहता है। और तुमको पता है कि हर चीज की एक नियतांक की आवश्यकता पड़ती है, तो इसमें V/I बराबर यहाँ नियतांक क्या माना गया था, R माना गया था। क्या माना गया, R। जहां R एक नियतांक है, इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है ओम। इसका मात्रक क्या है, ओम। इसका मात्रक होता है ओम। और इसे हम ओमेगा चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। किससे, ओमेगा, ये चिन्ह होता है ये। तो इनको तुमको यह समांतर क्रम और श्रेणी क्रम को ठीक समझने के लिए तुम्हें ओम के नियम की अति आवश्यकता होती है कि ओम का नियम, इसलिए हमने बताया ये है ओम का नियम। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ताप व दाब में कोई परिवर्तन न किया जाए तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत रहता है। इसे हम ओम का नियम कहते हैं। इसका सूत्र होता है V/I बराबर कितना होता है, R। राइट। अब देखना आगे देखना, अब हम आगे बताएंगे। अब इसमें देखना, यहां है ओम के नियम से। तो अभी हाल बताया हमने ओम का नियम। ओम का नियम तुमको बताया V/I बराबर कितना होता है, R होता है। राइट बात। ओम का नियम कितना होता है, V/I बराबर R होता है। हम यहां एक मान के इसका यानी त्रियक गुणा कर लेंगे तो V बराबर कितना हो जाएगा, IR हो जाएगा। V बराबर कितना हो जाएगा, IR हो जाएगा। ठीक है, तो यहां हम लिखेंगे ओम के नियम से, तो V बराबर कितना हो जाएगा, IR। ठीक, अब इसे हम काटेंगे। अच्छा, अब इसमें देखना है, इसमें तीन प्रतिरोध लगे थे, तीन प्रतिरोध R1 R2 R3। ठीक है, और यहां पे विभवांतर जो था V1 V2 और V3 था। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, V1 बराबर IR1। क्यों, इसमें धारा जो है श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होती, धारा होती है समान और विभवांतर जो होता है वो अलग अलग पाया जाता है। ठीक है, इसलिए यहां V1 बराबर IR1 करेंगे। ठीक है, फिर लिखेंगे V2 बराबर IR2 हो जाएगा। फिर लिखेंगे V3 बराबर IR3। ठीक, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इनके प्रत्येक प्रतिरोध में देखते हैं कि इनमें जो विभवांतर भिन्न भिन्न है, V1 यहाँ V2, और अगर हम ये बिंदु A और D के बीच का विभवांतर पूरा V मान लें, मतलब इन तीनों की तुलना में विभवांतर कितना मान लें, V मान लें कि यदि बिंदु A व D के बीच तुल्य विभवांतर कितना हो, V हो। ठीक, तो हमने V माना, तो यहां क्या लिखेंगे, V बराबर V1 V2 और कितना हो गया, V3। मतलब इन तीनों के बराबर V1 V2 और V3 के बराबर हमने कितना मान लिया, यहां पे V मान लिया। अब हम क्या करेंगे, जो V1 V2 और V3 इन तीनों के मानों को उठा के इसमें हम आराम से रख देंगे। तो V बराबर IR1
IR2 और IR3, ठीक, IR3 हो गया। अब यहां देखेंगे हम हर एक में I का कॉमन आ रहा है। देखना यहां पे हर एक में कितने का I का कॉमन आ रहा है। तो यहां जब I का कॉमन आ रहा है तो हम क्या करेंगे कि I का कॉमन ले लेंगे, लिखेंगे R1 R2 और R3। ये तुम्हारा समीकरण नंबर कितना बन गया? 1 बन गया, ठीक है ना। हमने यहां से कितना कॉमन लिया? I का कॉमन ले लिया। अब हम आगे चलेंगे। आगे क्या है कि अगर हम यहां पे देखेंगे, यहां भी इनका जो प्रतिरोध है वो तीन अगर हैं तो तीनों के प्रतिरोध कैसे हैं? भिन्न भिन्न हैं। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों के बराबर एक ऐसा प्रतिरोध मान लेंगे जो इन तीनों प्रतिरोधों के बराबर काम करेगा। बात समझ में आई? हम क्या करेंगे, इन तीनों ही प्रतिरोधों के बराबर एक ऐसा प्रतिरोध मानेंगे जो इन तीनों के बराबर हो। तो हम लिखेंगे कि यहां पे यदि बिंदु ए व डी के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना हो? R हो, ठीक। हमने यहां माना कि ए और नहीं, हाँ, ए और डी, ये डी है तुम्हारा, ए व डी के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना हो? R हो। तो हम फिर लिखेंगे यहां से ओम के नियम से। किसके नियम से? ओम के नियम से। तो हम यहां लिखेंगे तो यहां हो जाएगा V बराबर IR, ठीक। ये समीकरण तुम्हारा बन गया कितना? नंबर 2 का हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना कर देंगे। हम क्या कर देंगे? समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, ठीक है ना, इसकी और ना इसकी, ये एक समीकरण, ये तुम्हारा समीकरण कितना? 2 है। तो इन दोनों की हम क्या कर देंगे, यहां पे तुलना कर देंगे। देखना, ये V बराबर IR है, यहां B बराबर इतना है। या तो ऐसा करो, V के स्थान में IR उठा के रख दो, या तो जब V और B जब दोनों आपस में हैं बराबर, तो इनके जी दोनों मान ही भी बराबर हो जाएंगे, जैसा समझ में आ जाए। या तो V के बराबर IR आया तो यहां उठा के रख दो, या तो यहां V और V की तुलना करेंगे तो ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो देखना यहां से, तो हम लिखेंगे IR बराबर, अब इसे लिखेंगे IR1 R2 और कितना हो गया? ये R3। अब देखना, इस I से इस I को क्या कर देंगे? हम कैंसिल कर देंगे। तो R बराबर जो यहां से आएगा निकल के, R बराबर R1 R2 और कितना हो गया? R3। ये जो होता है ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ये निकल के आ गया तुम्हारा श्रेणी क्रम संयोजन का जो फॉर्मूला होता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इसके आधार से इसके न्यूमेरिकल भी बहुत ज़्यादा आते हैं और बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये तुम्हारा निकल के आ गया कि अच्छा, इसमें हमने अभी बताया है कि ये श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है कि इसका जो विभवांतर होता है वो यानी भिन्न भिन्न होता है, और इसमें जो धारा होती है वो धारा कैसी होती है? इसमें धारा यानी समान होती है। इस बात को ध्यान करना। अभी जैसे हमने यहाँ पे R1 R2 और R3 इतने प्रतिरोध जोड़े, अगर हमारे पास प्रतिरोध N हो, मतलब इससे और ज्यादा हो, N हो प्रतिरोध, तब अगर उनको हम श्रेणी क्रम में अगर हम जोड़ेंगे तो उसका जो तुल्य यानी प्रतिरोध निकल के आएगा वो NR निकल के आएगा। कितना आएगा? NR होता है। इस बात में ध्यान रखना, ठीक है। यदि हम N प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो तुल्य जो यानी प्रतिरोध होता है वो कितना हो गया? NR के बराबर होता है, ठीक है। अब इसको देखिएगा और इसको याद करिएगा, पढ़िएगा, और बहुत वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और यह मस्त रहिएगा, और बहुत बहुत